यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर का पेपर। 25 मार्च 2017 का ये पेपर है। ठीक है, इसका जो सेक्शन 2 रहता है जिसमें आपसे जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजें पूछी जाती है, उसी के कुछ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन जो हैं जो इसमें आपसे पूछे गए थे वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसका अलग से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिसमें हम सारे ही सेक्शन को इंडिविजुअली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और साथ ही आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए सारे पेपर्स ऐप पर प्रोवाइड करवा दिए जा चुके हैं। आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड करके उसके फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर फीमेल सुपरवाइजर के जो सारी ही शिफ्ट के पेपर हैं उन्हें यहाँ पर डाउनलोड करके उनका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 तक प्रीवियस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। जैसे कि इसमें बोला जाता है जो सेक्शन 2 है, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है कि 45 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए, लगभग 55 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछे हुए हैं। तो सारे ही क्वेश्चन वन बाय वन करके हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है सब चीजें मिक्स चल रही है। हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन भी है ना, कुछ पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, बच्चों की देखभाल से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, स्टैटिक जीके भी है, करंट अफेयर्स भी है। सब कुछ चीजें इसमें मिक्स आपकी रहेगी और कंप्यूटर तो रहना ही है। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। 16 बीट्स का होता है, 32 का होता है, 48 का होता है या फिर 64 का होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपने कुछ और पढ़ा है कि इसको एक तरीके से और याद किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैक एड्रेस जो है 8 बाइट का होता है, 6 बाइट का होता है। ठीक है, 6 बाइट का ये रहता है। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बाइट का होता है। हर एक में कितनी हो जाएगी? 8 बीट अपनी हो जाएगी। ठीक है, टोटल 6 बाइट का होता है, हर एक में 8 होगी, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर ये से बीट बाइट में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैक एड्रेस का साइज क्या है, इसने बीट्स के टर्म में पूछा है तो 48 अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये बाइट यहाँ पर पूछता, दैट इज BYTE, तो आपका आंसर क्या होना था? 6 होना था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्योंकि हर एक के अंदर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, चलिए, और इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, फुल फॉर्म भी आपको हेल्प करेगा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो है इसका अपना फुल फॉर्म होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, है ना। मैथ्स का ये क्वेश्चन है, 175 इंटू 28 प्लस 275 इंटू 27.98 कितना यहाँ पर होगा? देखो ये ऐसे है कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, इसको आप जितना आप अपनी वो लगाइए, अंडरस्टैंडिंग लगाइए और सोचिए कि इसको ईजिएस्ट वे में या सबसे कम समय में या कुछ ही सेकेंड्स में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 175 इंटू 28 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज ये हो सकती थी कि मैं इसको 175 00 डिवाइड बाय 4 यहाँ पर लिख दूँ और 25 से डिवाइड कर दूँ, ताकि मुझे डायरेक्टली इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि 100 का गुणा ऊपर कर लो और 100 का नीचे कर लो। ठीक है, इंटू 28 यहाँ पर कर लो, जैसे भी आपको सही लग रहा है वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में देखो कि क्या ट्रिक अपन लगा सकते हैं। 175 इंटू 28 कर लें, है ना, और आगे क्या लिखा हुआ है? 275। अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन के ऊपर ध्यान दूं तो इसमें 11,800 दे रखा है, 12,595, 12,800 दे रखा है और 11,600 दे रखा है। मतलब डिफरेंस काफी ज्यादा है। दैट मीन्स अगर मेरा पॉइंट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो मैं आसपास की वैल्यू को निकाल सकती हूँ। 27.98 को मैं 28 यहाँ पर लिख सकती हूँ। अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन अपना 28 है। 28 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 175 प्लस 275 बच जाएगा। ठीक है, इंटू कर लो, 75 75 150 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा, ये 450 हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना 450। बस 28 का क्या करना है? 450 के अंदर मल्टीप्लाई करना है। 28 का 5 बार बोलिए, 8 5 40, 140 हो जाएंगे। 28 चौक कितने होते हैं? 8 चौक 32, 4 दूना 8, 112 होते हैं। ठीक है, इसमें आपको 14 जोड़ना है, तो ये कितना आ गया अपना? 126, है ना, 12,600 आ गया। 12,600 यहाँ पर आ गया। अब ऑप्शन में देखो 12,595 आपको दे रखा है ना। मतलब 5 नंबर का ही डिफरेंस है, क्योंकि हमने 27.98 की जगह क्या लिया था? 28 लिया था, है ना। तो 12,600 के आसपास कौन सा है? 12,595 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा मल्टीप्लीकेशन नहीं था, सिर्फ 28 का ही अपन ने मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया? इन दोनों को कॉमन लेके इन दोनों को जोड़ दिया। और आप चाहें तो
अगर 28 का टेबल आता है तो आप 28 का इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें करें, देन करें, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? 12,595 हो गया। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा। 1 सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैनुअल स्कारवेज के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब से यहाँ पर शुरू की गई थी? जो यहाँ पर मेल गंदगी यहाँ पर उठाते हैं, जिसको एसआरएमएस के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है, इनको कब लाया गया था, कब ये योजना शुरू की गई थी? 7, 8, 9 या 10 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। देखो 2017 का पेपर है, तो इन्होंने क्या करा है कि लास्ट 10 साल की जितनी भी स्कीम्स है या जो मेन मेन स्कीम्स है उनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये चॉइस में ये टारगेट करना है कि 2015 से लेकर अभी तक जितनी भी स्कीम्स लॉन्च हुई है सबके बारे में हमको पता हो। ठीक है, हाथ से मैला ढोने वाले, हाथ से गंदगी उठाने वालों के लिए जो है एक पुनर्वास योजना जिसको एसआरएमएस बोला जाता है, ये शुरू की गई थी। 2007 में इसको शुरू की गई थी ताकि इनको जो है यहाँ पर खुद से व्यवसाय ढूंढने का, व्यवसाय खोजने का मौका मिले और साथ ही इनका पुनर्वास यहाँ पर किया जाए। ठीक है, 2009 तक का लक्ष्य रखा गया था कि इसको 2009 तक हमको अचीव कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल स्कार्वेजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना जो है 2007 में लागू की गई थी। हाथ से जो गंदगी उठाते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए इस स्कीम को, एसआरएमएस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। भारत में कितने जनजाति अनुसंधान की स्थापना की गई थी? ये 2017 का पेपर है, तब तक 18 की स्थापना की जा चुकी थी। लेकिन करंट डेटा 2024 की बात करें तो अभी तक जो है यहाँ पर 26 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हो चुकी है ना। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां से लिया गया है और आज का ये करंट डेटा है। 26 की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, देयर आर 26 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट टीआरआई सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 26 ऐसे अनुसंधान संस्थान स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर पेपर पढ़ रहे हैं तो पेपर में इस चीज का जरूर से ध्यान रखें कि आप लेटेस्ट डेटा को पढ़ें। क्वेश्चन भले ही पुराने हो लेकिन आपके पास अभी करंट का भी डेटा होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी चीज यहाँ पर प्रतिबंधित है, कौन सी चीज पर बैन लगा दिया गया है? शारीरिक दंड, फिजिकल पनिशमेंट के ऊपर, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर चिल्ड्रन, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दी अबव। देखो हम लोगों को यहाँ पर जो आरटी एक्ट बात करता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इसमें ऐसा है कि कोई भी फिजिकल पनिशमेंट आप नहीं देंगे, बच्चों को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, इस तरीके की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। साथ ही जब भी बच्चे का, चाहे निजी गवर्नमेंट कोई भी स्कूल हो, वहां पर ना तो बच्चे का और ना ही पेरेंट्स का इंटरव्यू अलाउ किया जाएगा और ना ही कोई स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चे का लिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ, उस स्कूल के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। सेक्शन 13(1) ऑफ द आरटीई एक्ट है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोहिबिट करता है स्कूल और इंडिविजुअल्स फ्रॉम सब्जेक्टिंग अ चिल्ड्रन और देयर पेरेंट्स, ना तो बच्चे को ना ही उनके पेरेंट्स का स्क्रीनिंग प्रोसीजर यहाँ पर होगा। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर कानून बनाया जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार ऐसा कोई करता है ना, तो यहाँ पर फाइन उसके ऊपर लगेगा 25,000 का, और अगर फिर से ऐसा करता है तो दूसरी बार में 50,000 का फाइन जो है उस स्कूल के अगेंस्ट यहाँ पर लगाया जाएगा। कोई स्क्रीनिंग नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली बोला गया है कि कंप्लीटली ये चीजें बैन है। आगे बात करते हैं, मानव प्लेसेंटा क्या होता है? ये एक प्रकार का हीमोकोरियल होता है। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है किस तरीके का होता है, या फिर ये सिंडेस्मोकोरियल होता है, यॉक्सेक होती है, या हीमो एंडोथीलियल ये होता है? क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? देखो मानव प्लेसेंटा जो होता है जहाँ से बच्चे को जो है जो भोजन और सारी चीजें यहाँ पर पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो होता है हीमोकोरियल। अब ये हीमोकोरियल शब्द क्या होता है और बाकी ऑप्शंस क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नाल हीमोकोरियल है जिसका अर्थ होता है यह भ्रूण या कोरियन से सीधे संपर्क में रहता है, मतलब बच्चे से ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। नाल भ्रूण को रक्त, पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करती है और अपशिष्टों को यहाँ पर हटा देती है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस कि मतलब महिलाओं में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से प्लेजेंटा पाया जाता है जहां से बच्चे को डायरेक्टली पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही होती है माँ से,
है ना। इस तरीके से यहाँ पर बात करी गई है। तो जो हम लोग मनुष्यों की बात करें तो उनमें इस तरीके का सिस्टम पाया जाता है। ऐसे एनिमल्स में कौन सा पाया जाता है, जैसे अगर इसमें रेड चूहे वगैरह की बात करें तो उनमें भी सेम इसी तरीके का सिस्टम होता है। लेकिन कुछ और दूसरे जीव भी हैं जिसमें अलग तरीके का होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन अपन को दे रखा था, सिंडे स्मोकोरियल प्लेजेंटा, एक प्रकार का प्लेजेंटा होता है जहां आरोपण के बाद एंडोमेट्रियल एपिथेलियल को हटा दिया जाता है। यह प्लेजेंटा को ही संदर्भित करता है, मतलब दूसरे जीवों में पाए जाने वाले प्लेजेंटा का नाम है सिंडे स्मोकोरियल। इसमें क्या होता है कि एपिथेलियल जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किन किन में पाया जाता है। ऊंट में पाया जाता है, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, और भेड़ में जो है आपको ये वाला प्लेजेंटा सिस्टम देखने को मिलेगा। ओके, तो मनुष्यों का पूछा गया कि मनुष्यों में किस प्रकार का, मानव में किस प्रकार का पाया जाता है, हीमोकोरियल यहाँ पर पाया जाता है। अगर बोल ले कि जुगाली करने वाले जो जानवर है, भेड़ जो है, ऊंट जो है, इनमें कौन सा पाया जाता है, सिंडे डेस्मोकोरियल यहाँ पर पाया जाता है। और यॉक्सिक किस में पाया जाता है, ये भी मानव शरीर में ही पाया जाने वाला है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्लेजेंटा ना होते हुए यॉर्कसेक होती है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ से जो है बच्चे को, माँ के शरीर से बच्चे को पोषण की प्राप्ति होती है ना। ये एक तरीके की थैली टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाता है, जिसको जर्दी थैली या यॉर्कसेक के रूप में जाना जाता है, जिसे हिंदी में नाभि पुटिका भी कहा जाता है। एक प्रकार की झिल्लीदार थैली होती है जो प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित हो जाती है, और इसी से बच्चे को सारे पोषक तत्वों की, भोजन हो गया, रक्त हो गया, इन सब की प्राप्ति यहाँ पर होती है। यह प्रकट होने वाली पहली अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियों में से एक है और माँ और भ्रूण के बीच में स्थानांतरण का पहला स्रोत है, जिसे नॉर्मल प्लेजेंटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआती समय में ये चीज डेवलप हो जाती है। जर्दी थैली एक संरचना है जो प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान आपके गर्भाशय के अंदर विकसित होती है, और यह भ्रूण जो है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो उसको क्या कहा जाता है, यॉक्सेक यहाँ पर कहा जाता है। ओके, क्लियर है ये वाली चीज, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमसे पूछा गया है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। 2.5 का होल स्क्वायर इसने यहाँ पर दे रखा है, इंटू 15 दे रखा है, और इसको दे रखा है 25.78। 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, 2 दशमलव लगेगी, मतलब 6.25 हो गया। इसमें 15 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 25.78 को हम लोग यहाँ से जोड़ लेंगे। 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37 होता है। 15 5 75, 15 6 90 और 3 कितने हो गए, 93 यहाँ पर हो गए। इसमें बस 25.78 को अपन जोड़ेंगे। 8 और 5 13, ठीक है, 15 ये हो गए, 5 और 3 8 और 1 9 यहाँ पर हो गया, 9 और 2 11 यहाँ पर हो गए, 119 हो गया। मतलब ये किसके आसपास आ गया है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 120 के आसपास है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। एक गांव में n व्यक्तियों की, देखो क्या बोला गया है, एक गांव में n व्यक्तियों की औसत आयु जो है कितने वर्ष है, 42 वर्ष है। तो ये कितनी हो गई अपनी टोटल एज हो गई, मतलब उस गांव में 45 लोग हैं। 45 लोगों की आयु जो है 42, एवरेज अपन ने निकाल लिया। तो 45 का अगर मैंने 42 में गुणा करा तो टोटल सभी की एज आ जाएगी मेरे पास। जैसे कि मेरे घर में 7 लोग हैं, 7 लोगों की एवरेज एज अगर निकाले तो 42 हो जाती है। तो पूरे घर वालों के 7 लोगों की एज को मैं जोड़ू कि एक 80 साल का है, एक 70 का है, एक 5 साल का भी है, एक 15 साल का भी है, सबकी एज को जोड़ूंगी तो मेरी टोटल एज आ जाएगी। मान लो मेरे घर में 7 लोग हैं, है ना, और सबकी एवरेज एज 42 है, दैट मीन्स टोटल एज आ गई, है ना। तो ये टोटल एज अपन निकाल लेंगे, ये पहली वाली चीज हो गई। इसके बाद इसने बोला है कि लेकिन सत्यापन के बाद यह पाया गया कि व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से, एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से हमने 20 वर्ष कम ले ली है। मतलब हमने क्या करा है, 20 वर्ष कम करे हैं। दैट मीन्स अगर मुझे सही आंसर चाहिए तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, 20 वर्ष को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से एक चेंज ये आ जाएगा कि सुधार करने के बाद जो नया औसत या नया एवरेज जो है वो 1 से बढ़ जाता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ये हमको निकालना है। कैसे निकालोगे, आप चाहे तो पहले खुद से करके देख लो, आप चाहे तो ऑप्शन से करके भी देख सकते हो। ऑप्शन भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप मान लो कि n की वैल्यू 21 है, n की वैल्यू 20 है या 22 है, इससे भी करके देखोगे तो भी आंसर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तो पॉइंट में आने लग जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आंसर ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करें। ये जो हमने पहले कहा कि n व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, तो मतलब ये कितना हो गया, 42 इंटू एन, 42 n हो गया। इसने क्या बोला है
कि अगर इसमें क्या करा है हमने 20 वर्ष कम ले ली है, दैट मीन्स अगर मैं इसमें 20 वर्ष और जोड़ दूं, 20 वर्ष कम लिया है मतलब मुझे 20 जोड़ना पड़ेगा, तो सुधार करने के बाद जो नया औसत है वो किससे इंक्रीज हो जाता है, 1 से इंक्रीज हो जाता है। पहले औसत 42 था, 1 से इंक्रीज हो गया, कितने लोगों का, उतने ही लोगों का जितने की पहले थे। तो कितने हो जाएंगे ये 42 प्लस 1 43 यहाँ पर हो जाएंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। एक लाइन का आंसर था 20। ठीक है, 42 एन प्लस 20, 20 वर्ष बढ़ा दी तो औसत 1 से बढ़ गया, पहले 42 था अब कितना हो गया 43 हो गया। लोग तो उतने ही हैं, एक कम या एक अधिक हुआ नहीं, बस एक की आयु कम ले ली थी हमने, इंटू एन कर दिया तो 43 में से 42 गए, एक बचा, मतलब 1 एन की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई, 20 के इक्वल यहाँ पर आ गई। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज। आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली एन की वैल्यू 20 मान लेते। इसने क्या बोला है, एन व्यक्ति, मतलब मैंने डायरेक्टली एक ऑप्शन से आपको बता रही हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 20 लोगों की आयु 42 वर्ष है, लेकिन सत्यापन के बाद ये पता चला कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम ले ली है। मतलब एक कोई व्यक्ति है, इन्हीं 20 में से कोई एक व्यक्ति होगा, उसकी आयु हमने 20 वर्ष कम ले ली है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 दूना 84, 840 आ गया। अब मतलब मुझे इसमें 20 का और सम करना पड़ेगा, तभी टोटल एज जो है मेरी एक्चुअल आएगी, 860 आ गई। इसने क्या बोला है कि सुधार करने के बाद नया औसत जो है 1 से बढ़ गया। ठीक है, अब आप ये देख लो कि अगर आपने बोला है कि 20 लोग हैं, अगर मैं इसका 20 से भाग लगाऊं तो कितना आ जाएगा, जीरो तो हट जाएगा। ठीक है, दो चौक 8 और दो तिया 6, 43 हो गया। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले औसत 42 था और अब औसत 1 से बढ़ गया, मतलब अब औसत कितना हो गया, 43 हो गया। दैट मीन्स कि जो 20 आपने लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है एज इट इज आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए ऑप्शन पुट करने के बाद। ठीक है, तो हमने बोला कि 20 लोगों की औसत आयु जो है, मतलब 42 एन लोग थे, मतलब हमने मान लिया 20, 20 की औसत आयु 42 हो गई, टोटल 840 हो गए। इसमें अगर मैं 20 और जोड़ दूं, क्योंकि 20 कम लिया था मतलब 20 और जोड़ना पड़ेगा, तो 860 हो जाएगा। तो औसत कितने से बढ़ जाना चाहिए, 1 से बढ़ जाना चाहिए, मतलब पहले 42 था तो अब कितना हो जाना चाहिए, 43 हो जाना चाहिए, और हमारा ऑप्शन रखने पर आ भी गया। ठीक है, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, उनके गलत फोटो यहाँ पर पोस्ट करना, या उन पर भद्दी कमेंट यहाँ पर करना, या गलत एडवर्टाइज करके टीवी में किसी चीज को सेल करना, ये सारी चीजें इसी में आती है। जैसे कि कोई ऐसा ऐड आ रहा है जो महिलाओं का अपमान कर रहा है ना, इस प्रकार की कोई चीजें आती है, तो वो यहाँ पर आता है महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987। इसको लेकर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ये हमसे पूछा गया है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस नियम के अंतर्गत नहीं आ सकती है, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दी अबो। देखो, महिला का अभद्र विवाह निषेध अधिनियम, क्योंकि हम जानते हैं स्पेसिफिक अगर मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट की हम लोग बात करें तो मंदिरों में कई सारी प्रतिमाएं, मूर्तियां ऐसी गड़ी हुई है, या उनकी जो रचना है कुछ इस प्रकार की गई है ना, जो कि इस प्रकार का संकेत देती है। तो पुरानी चीजें स्मारक के साथ, या जो भी हमारे जिनको लिया गया है ना, कंसीडर किया गया है जिन मंदिरों को, है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि ये हेरिटेज सिटी है या हेरिटेज सोसाइटी या हेरिटेज के अंदर कंसीडर किया गया है, तो उनको हम लोग इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई भी प्रतिनिधित्व जो है इस नियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आपने देखा है बहुत सारे मंदिरों में कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पर होती है, कई सारी चिन्ह यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनको इस एक्ट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर अगर ऐसा होता है, अगर कोई भी इस एक्ट का हनन करता है, कोई भी ऐड हो गया या कोई भी चीज हो गई, है ना, जो अभी बनाई गई है, तो उन सबको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो इससे इन मंदिरों को, इन प्रतिमाओं को बाहर रखा गया है। ओके, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से वर्ष से राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने पूरे जोर के साथ कार्यान्वयन को आरंभ कर दिया था। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान मतलब पंचायत को यहाँ पर सशक्त किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, उनको अपने अधिकार यहाँ पर सौंपे जाएंगे। तो 2013 से ये शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कितनी सरल आकृति, सरल रेखाएं आपको दिख रही है। इस आकृति में आपको कितनी सरल रेखाएं दिखाई दे रही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे कितने स्क्वायर या कितने रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, एक ये छोटा वाला, ठीक है, एक इसको ऊपर किए हुए इससे बड़ा वाला, ठीक है, एक ये लंबा वाला यहाँ पर है, ठीक है, 3 ही है। हर एक में कितनी लाइन है? 4 लाइन है, तो 12 तो ये हो गई और एक इसके बीच में एक खींच रखी है, तो ये कितनी हो गई? 13 यहाँ पर हो गई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 13 कहाँ लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर 1 2 3 ये हो गया, ठीक है, तो काउंट कर लो, 4 8 4 तिया 12 तो ये हो गई, और एक अलग से बीच में एक लाइन खींची हुई दिख रही है, ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 13 यहाँ पर हो गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, है ना। अब इसमें बोला तो गया था कि हम 45 क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन सब कुछ मिक्स करते हुए कुछ 54-55 क्वेश्चन इस सेकेंड नंबर के सेक्शन में पूछेगा। वो टोटल कम कर देंगे, 200 क्वेश्चन है तो 200 में वो टोटल 200 ही पूछेंगे, लेकिन किस सेक्शन से कितने पूछेंगे ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर करिएगा। संस्था ई में पढ़ रहे छात्रों और संस्था डी में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का अनुपात। इसने ऐसा दिया है कि ये हमारे सामने एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ विजिबल है जिसमें ए बी सी डी ई एफ और जी में पढ़ रहे छात्रों की संख्या है, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट का नाम ए से लेकर जी तक इन्होंने दे रखा है। इसमें टोटल जो है 3800 छात्र हैं। इसने पूछा है कि ई में जितने छात्र पढ़ रहे हैं, ई में इसने दे रखा है 14% छात्र पढ़ रहे हैं, मतलब 3800 के 14% जो है किस में पढ़ रहे हैं? ई के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट समझने के लिए बता रही हूँ, आपको इसे सॉल्व नहीं करना है इसको। और डी में कितने छात्र पढ़ रहे हैं? डी कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। 3800 का 21% जो है इंस्टीट्यूट डी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से डी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और ई में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। लेकिन अभी इसने क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है कि संस्था ई में पढ़ रहे छात्रों का डी में पढ़ रहे छात्रों से अनुपात निकालिए। ई में कितने पढ़ रहे हैं? 3800 का 14% पड़ रहा है। डी में कितने पड़ रहे हैं? 3800 का कितना था? 21% यहाँ पर पड़ रहा है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, तो आपको ये पहले से पता था कि 3800 होंगे, 100 यहाँ पर होंगे, मतलब फाइनल जो रेशियो निकलेगा वो 14 का 21 से निकलेगा। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 2 अनुपात 3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर रेशियो में पूछा जाए, तो आपको इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख लेंगे 14 का 21 से रेशियो, क्योंकि ये चीज आपको पहले से पता थी कि 3800 का ही 14% है और इधर ही 3800 का 21% है और रेशियो निकालना है। अगर बोलता कि टोटल बच्चे बताइए कितने हैं, तो आप ऐसे इसको कर सकते थे कि 3800 और 100 तो सब में कॉमन है, 14 प्लस 21 को जोड़ लो, 14 और 21 कितने हो जाएंगे अपने? 35 हो जाएंगे, तो डायरेक्टली 38 का 35 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो आपका बहुत ज़्यादा समय ले, वो ये चाहता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है और आप कितने कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी रेशियो वाला पूछे और परसेंटेज दे रखा हो, तो डायरेक्टली आप इसको इससे भाग लगा देना, 3800 डिवाइड बाय 100 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग आधारित रोग है जो जेनेटिक यहाँ पर आता है? मायोपिया, मलेरिया, कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस है वो जेनेटिक है, आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित यहाँ पर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसने बोला है सभी पक्षी जो है ना, सभी पक्षी लिख लेते हैं या फिर सभी बर्ड लिख लो। सभी बर्ड जो है यहाँ पर क्या है? मोर है, ठीक है। जितने भी मोर हैं, सेकेंड लाइन में देखो, जितने भी मोर हैं वो क्या है? किसान है। के फॉर किसान अपन लिख लेते हैं। इससे अपन को कंक्लूजन निकालना है। इसमें से कुछ किसान पक्षी है, बर्ड है, बिल्कुल है ना, इसी का हिस्सा है। कुछ मोर पक्षी है क्या? बिल्कुल है, इसी का हिस्सा है। दैट मीन्स दोनों ही चीजें यहाँ पर अनुसरण करती है। कहाँ पर लिखा हुआ है? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। बनाना आता है आपको? कैसे बनाते हैं सिलॉग को? जो दे रखा है एज इट इज आपको लिखना है और उसी से आपको कंक्लूजन निकालना है। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाता क्या सभी बर्ड किसान हैं, तो आप बोल देते हाँ, क्योंकि बर्ड तो ये हैं और किसान ने इसको क्या कर रखा है? पूरे को कवर कर रखा है। दैट मीन्स सही है। क्या सभी पक्षी किसान हैं? बिल्कुल सही है। सभी मोर किसान है, तो इसमें ही दे रखा था, तो ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिवर्स भी आना चाहिए और सीधे वाले भी यहाँ पर बनाने आने चाहिए। तो ये सेक्शन 2 हमारा यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें 55 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सेक्शन 1 में भी 55 थे, सेक्शन 2 में भी 55 थे, है ना। इस तरीके से अपना ये 55 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, मतलब इस पेपर के 110 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ओके, चलिए सेक्शन 3 में जो है आपसे
यहाँ पर जो है मैनेजमेंट वाली चीज़ें पूछी जाएगी, 2 पैराग्राफ भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसमें भी 42 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो अपना नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करके अपन सेक्शन नंबर 4 के ऊपर मूव करेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और प्रैक्टिस ज़रूर से करिएगा, नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखें कि 10 शिफ्ट के पेपर आपने कंप्लीट कर लिए, मतलब बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो चुके होंगे। ठीक है, ताकि आपको पता भी लग जाएगा कि जहाँ से भी जिस भी सोर्स के थ्रू आप पढ़ रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं, है ना। जो क्वेश्चन पेपर आपका बना है, क्या उस क्वेश्चन पेपर के अंदर आप पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं उस लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आप एक बार पेपर सॉल्व करके पेपर का एक आइडिया ले लें कि इसका पैटर्न कैसा होता है। ओके, तो ट्राई करिएगा कि खुद से भी थोड़े बहुत पेपर आप यहाँ पर लगाएं, है ना, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।